हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर और उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात की थी कि किस प्रकार से जे थॉमसन ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कि जो भी बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये एक दैवीय प्रक्रिया ना हो करके ये एक फिजिकल फिनोमेना है। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया था कि ये एक फिजिकल फिनोमेना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक इस प्रकार के ट्यूब लिए थे जे थॉमसन और इसमें दो प्लेट सेट कर दिए, इस प्रकार का दो प्लेट सेट कर दिए थे और यहाँ से हाई पोटेंशियल डीसी बैटरी अटैच किए हुए थे और एक यहाँ से लगाए थे सक्शन पंप, इसको हम लोग बोल रहे थे सक्शन पंप, जिससे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग प्रेशर को सेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हीलियम गैस, चूँकि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर में जो भी ज़्यादा मास वाले गैसेस होते हैं वो तो अवेलेबल होते नहीं हैं, जैसे CO2 हो गया, N2 हो गया, इस तरह के। तो वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम गैस जैसे पाए जाते हैं जो कि लाइट मासेस होते हैं। और चूंकि हाइड्रोजन के साथ में प्रॉब्लम होता है, वह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम लोग हीलियम एक इनर्ट गैस है इसलिए यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब इसमें जितना गैस को कम करेंगे प्रेशर उतना ही कम रहेंगे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था कि यहाँ पे 10,000 वोल्ट ये पोटेंशियल को मेंटेन किया हुआ था बढ़ाते बढ़ाते, और प्रेशर जो यहाँ पे रखे थे उन्होंने, ये प्रेशर था 10⁻⁴ ATM। ठीक है। और जब स्विच को ऑन किए थे तो पूरा ये ट्यूब लाइट हो गया था और ठीक उसी प्रकार से लाइट हुआ था जिस प्रकार से बिजली चमकती है, और इसके लाइट होने के साथ ही साउंड भी वैसा हो रहा था जैसा बादल गरजते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। इसी से आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, आज का टॉपिक यही है कि एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जे थॉमसन, क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट किए और उसका कंक्लूजन क्या हुआ। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं, इससे पहले इतना स्विच को ऑन किए थे ये पूरा लाइट हो जाता था। समस्या यह था कि ये लाइट आखिर निकल किधर से रहा है। ये ट्यूब का लेंथ जो है 1 मीटर का है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने गले में अक्सर क्रॉस पहना करते थे, लॉकेट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे, तो क्रॉस कुछ इस प्रकार से हुआ करता है, आप जानते होंगे। इस प्रकार से क्रॉस वो पहना करते थे हमेशा गले में। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा इस सिस्टम को खोला, फिर से इसके साथ सेट किया और स्विच को ऑन किए। जब स्विच को ऑन किए, ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। स्विच को ऑन किया तो इन्होंने क्या देखा कि इसके पीछे में, ये मान लीजिए कि पूरा बड़ा सा होगा, यहाँ जेडीएस स्क्रीन भी लगा हुआ था बड़ा सा, तो ये इसका शैडो जो है ये बड़ा सा मिला। ये छोटा था, ये शैडो इसका ये बड़ा सा इधर शैडो मिला। तो शैडो मिलने का इसके साथ ही क्या हुआ, हम अगर यहाँ पे खड़े हैं, कोई उधर से लाइट पड़ेगा तो हमारा शैडो पीछे बनेगा। इसका मतलब क्या है कि लाइट उधर से आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे शैडो, यहाँ पे रखा हुआ है क्रॉस, और इससे लाइट निकल कर यहाँ पे शैडो बन रहा है। तो ये शैडो बनने का मतलब क्या है कि लाइट इधर से निकल रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, है कि नहीं। और ये चूंकि नेगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले से ये पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। और इसको हम लोग बोल रहे थे क्या, इसको हम लोग बोल रहे थे कैथोड। और ये पॉजिटिव वाले से जुड़ा हुआ था, तो इस प्लेट को क्या बोल रहे थे, एनोड। ठीक है, तो जब स्विच को ऑन किए तो ये देखा गया कि यहां से लाइट निकलने के साथ ही ये बड़ा सा शैडो बन गया, मतलब ये लाइट इधर से निकल रहा है, लेफ्ट साइड से। इसका कंक्लूजन यही हुआ। तो हम लोग यहां पे कंक्लूजन इसको लिख लेते हैं, इसका कंक्लूजन ये है, लाइट रेज emitted
from left side, that is from cathode plate, hence it is called cathode rays। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है कि लाइट रेज एमिटेड फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या है कैथोड, राइट साइड क्या है एनोड, तो लेफ्ट साइड से ये एमिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कैथोड की तरफ से एमिट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कैथोड रेज। ठीक है, चूंकि कैथोड प्लेट से एमिट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग कैथोड रेज बोल रहे हैं। अब बाद में कैथोड रेज जो होता है ये इस प्रकार, ये 1 मीटर का है। हम लोग ये देखते हैं कि पहले के ज़माने में जब टीवी हुआ करता था, टेलीविज़न, ये कैसा हुआ करता था, ये बड़ा सा होता था, उसके पीछे में एक लंबा सा लगा रहता था। आप कभी खुला हुआ टीवी देखेंगे तो उसके पीछे में छोटा सा पाइप जैसा गया होता है और बड़ा सा वहाँ पे एवैक्यूएट बना रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। इसी के साथ ये कैथोड रेज है और इसका नाम भी कैथोड रेज ट्यूब बढ़ गया, कैथोड रेज ट्यूब। शॉर्ट में इसको हम लोग CRT लिखते हैं, कैथोड रेज ट्यूब। पहले के ज़माने में मॉनिटर भी हुआ करता, कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है वो भी एक पीछे लंबा सा बना रहता था, उसको कभी खोल के देखेंगे तो उसका भी कुछ उसी तरह का सेटअप रहता है जैसे टीवी का होता है। टीवी भी वैसा ही रहता था, खोल के देखेंगे तो पीछे में लंबा सा एक ट्यूब जैसा निकला रहता था, उसके अंदर में कुछ इस प्रकार का सेटअप लगाया रहता था, उसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब ही बोलते हैं। इसी बेस पे वो काम करता था, उसके बीच में गैस बहुत ही कम होता था। जनरली इनर्ट गैस इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आर्गन गैस इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कंक्लूड कर दिया गया कि जो भी लाइट रेज था, जो कि शैडो पीछे बन रहे थे, इसका जो क्रॉस लगाए थे उन्होंने, ठीक है, तो इसका पीछे शैडो बनने की वजह से ये प्रूफ हो गया कि लाइट इधर से ही निकल रहा है। बाद में उन्होंने ये भी बता दिया, ये भी कंफर्म कर दिया कि जो लाइट रेज निकल रहे हैं, जिसको हम कैथोड रेज बोल रहे हैं, ये रेज जो हैं इस एनोड प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है। आप इसका शेप साइज कुछ भी ले लीजिए, ये मेटल कुछ भी हो सकता है, एल्युमिनियम ले लीजिए, कॉपर लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, इसके नेचर ऑफ एनोड या फिर शेप साइज या ज्योमेट्री ऑफ एनोड पे कैथोड रेज कभी डिपेंड नहीं करता है। दिस रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनोड प्लेट। फाइनली अभी इन्होंने कंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। चलते हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट की तरफ कि ये तो पता चल गया कि ये रेज जो है ये कैथोड रेज है। अब ये कैथोड रेज कैसा होगा, क्या इसमें मास है, क्या इसमें चार्ज है, तो इन सभी चीज़ों के लिए अगला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, पैडल व्हील का। अब एक बात हम लोग समझते हैं कि पैडल व्हील होता क्या है। बचपन में हम लोग एक कागज का चक्र जैसा बना करके कुछ उसमें छेद करके एक छोटा सा कुछ लगाते थे। ठीक है, और उसको जब ऐसे ले करके खड़े रहते थे तब तो कुछ भी वो घूमता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग मूव करने लगे या फिर दौड़ जाते थे कस के तो बहुत तेजी से घूमने लगता था। ऐसा होता था, आप लोग बचपन में खेले हुए होंगे और नहीं भी खेले होंगे तो जरूर देखे होंगे। ठीक है, वो चक्री पूरा तेजी से घूमने लगता था। तो कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पे एक उन्होंने पैडल व्हील जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल लगा करके एक यहाँ पे चक्री जैसा वही पैडल व्हील लगा दिए, जिसके हाफ पोर्शन तो इसके ऑब्स्टेकल के नीचे था, उस बाकी हाफ पोर्शन ऊपर में था। अब ये चक्री जो है इस प्रकार से करके फिर यहाँ पे स्विच को ऑन किए। जब स्विच को ऑन किए तो ये देखा गया कि ये रेज जो है इस पे पड़ा और पड़ करके ये क्या हुआ, ये पूरा चक्री घूमने लगा, रोटेट करने लगा। तो रोटेट करने लगा इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो उसको घुमा रहा होगा। हम लोग जब यहाँ पे खड़े थे चक्री घुमाने के क्रम में, तो उस केस में क्या होता था कि ये जब खड़े रहते थे तो किसी भी प्रकार का हवा नहीं चलता था, हवा उसको लगता नहीं था, इसलिए ऐसे रुका रहता था। लेकिन जैसे हम लोग दौड़ते थे तो हवा के साथ में वो लगने की वजह से बहुत तेज़ी से वो घूमने लगा था।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ कि जब स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पे स्विच को ऑन करने के साथ ही क्या हुआ कि ये चूंकि हाफ पोजीशन पे है तो हाफ पोजीशन पे ये इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इस रेज में कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है, कुछ ना कुछ उसके फोर्स भी है जो इसको घुमाने के काबिल है। ठीक है, तो ये इतना मैग्नीट्यूड होने की वजह से, मैग्नीट्यूड कैसे आता है हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, ये कुछ ना कुछ मास होगा उसमें, यानी कि मैसिव पार्टिकल्स है और वो मोशन में जा रहा है तब तो मैग्नीट्यूड बनेगा उसका, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस रेज में कुछ ना कुछ मास रहा होगा और तेजी से जा रहा है, कुछ वेलोसिटी के साथ में जा रहा है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड बन करके इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि दिस रेज कंसिस्ट ऑफ मैसिव पार्टिकल्स, ऐसा पार्टिकल्स कंटेन करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन हुआ कि दिस रेज कंसिस्ट ऑफ मैसिव पार्टिकल्स, जो इतना काबिल है कि पैडल व्हील को इजिली रोटेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहां से एक चीज और उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान से देखा था कि पोटेंशियल 10,000 वोल्ट ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा वोल्ट से, इतना ज्यादा पोटेंशियल के साथ अगर हम काम करते हैं, कुछ उस प्रकार के अनहोनी दुर्घटना हो जाए, कुछ मिस हैंडलिंग हो गया, तो ये तो जान को खतरा है ना। इतना ज्यादा वोल्ट समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब था 1 मीटर का, कुछ उन्होंने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से इस पोटेंशियल को कम किया जा सकता है और सेम फिनोमेना को दिखाया जा सकता है। तो इस बात के लिए उन्होंने 3-4 कंक्लूजन निकाला था। ये जो ट्यूब का लेंथ है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ये ट्यूब का लेंथ है, ये जितना बढ़ाते जाएंगे आपको पोटेंशियल उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में ये 1 मीटर था, धीरे धीरे इस ट्यूब के लेंथ को कम करने लगे और कितना तक ला दिए, ये ला दिए 10 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक। जो कैथोड रे ट्यूब अभी हम लोग टीबी में जो लगता है उसकी बात कर रहे थे, वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो उतना होने से क्या होता है कि टीबी के लिए हमको इतना देने की जरूरत नहीं है। टीबी चलाने के लिए कितना आता है, 500 वाट, 800 वाट, 900 वाट, इससे ज़्यादा नहीं हमको देना पड़ता था और इजिली वो हम लोग टीवी देख पाते थे घर पे। आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया भाई, आजकल तो एलईडी, एलसीडी, टीएफटी, पता नहीं अलग अलग तरह के कई तरह के टीवी आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस ट्यूब का लेंथ जितना कम करेंगे आप, आपको पोटेंशियल उतना ही कम देना पड़ेगा। और भी बातें था जो पोटेंशियल डिपेंड करता था, वो क्या था कि इस ट्यूब के अंदर में आपने प्रेशर कितना रखा हुआ है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पोटेंशियल ज़्यादा देना पड़ेगा और जितना प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम करने के लिए यहाँ पे सक्शन पंप लगा हुआ है, आप सक करके पूरा गैस को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, जितना एविक्यूएटेड रखेंगे इसको, उतना ही आपको कम पोटेंशियल देना पड़ेगा और सेम फिनोमेना हो जाएगा। तो ये प्रेशर की बात हो गया। तीसरी बात था आपका, इसके अंदर कौन सी गैस आपने भरा हुआ है। अगर आपने इनर्ट गैस को भरा जो रिएक्टिव नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जितना कम गैस रहेंगे इसमें, इनर्ट गैस अगर भरे हुए हैं और रिएक्टिव नहीं है, तो वहां पे आपको कम पोटेंशियल में ये फिनोमेना हो जाएगा। अगर आपने रिएक्टिव गैस कोई भर दिया, जैसे हाइड्रोजन हो गया या फिर और कोई भी गैस जो रिएक्टिव है उसको भर दिया आपने, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथी बात किया था कि ये जो प्लेट इस्तेमाल किए हुए हैं, यहाँ पे कैथोड प्लेट्स है और यहाँ पे एनोड वाला प्लेट जो है, इसका मेटल कौन सा है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा, जितना अच्छा मेटल्स आप लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये कम पोटेंशियल पे ही आपको दिखाने लगेगा। तो जनरली चूँकि सिल्वर गोल्ड तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं सिल्वर और गोल्ड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे एल्युमिनियम उन्होंने इस्तेमाल किया।
तो एल्युमिनियम एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, एल्युमिनियम मिल भी जाता है इजिली। तो एल्युमिनियम का प्लेट अगर लगाते हैं तो ये फिनोमेना इजिली हो जाएगा। तो 4 पॉइंट्स की बात की हम लोगों ने कि ट्यूब का लेंथ कम होना चाहिए, 10 से 30 सेंटीमीटर जनरली रखते हैं हम लोग। इसमें प्रेशर कम होना चाहिए, लगभग 10 मिलीमीटर, 760 बराबर 1 ATM होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg लगभग यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। वो जो कैथोड रे ट्यूब जो टीबी की बात कर रहे थे उसमें भी बहुत कम प्रेशर होता है, लगभग 5 से 6 से 8 ऐसे mm ऑफ Hg उसमें रहता है, ठीक है। इसके बाद इसमें गैस जो इस्तेमाल करते हैं तो जनरली हीलियम गैस हो गया, नियॉन गैस हो गया, या फिर आर्गन गैस जो कि इनर्ट गैस है। ये गैस इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल कम लगता है और ये प्लेट जनरली एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी को एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने क्या दिखाया कि जब इन सभी को एक्सपेरिमेंट करने के बाद किए कि इसका लेंथ छोटा कर दिए, प्रेशर कम कर दिए और इसमें गैस आर्गन या नियॉन या कोई भी इनर्ट गैस भरे और इसका एल्युमिनियम का, तो ये सेम फिनोमेना 2000 वोल्ट पे भी हो गया था। तो 10,000 के बजाय 2000 वोल्ट बहुत ही कम है और इसके साथ काम करना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूड किया कि इस प्रकार से अगर आप चेंज करेंगे इस ट्यूब में, पूरे कैथोड रे ट्यूब में, तो आपको पोटेंशियल ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला एक्सपेरिमेंट कि अगला एक्सपेरिमेंट जो है, अब ये पता तो चल गया कि ये रेज में मैसिव है, अब इसमें क्या कोई चार्ज है, मास है, ये तो पता चल गया कि ये मैसिव पार्टिकल से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या ये चार्ज भी होता है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से निकल रहा है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। अगला जो एक्सपेरिमेंट था तीसरा, इसमें इन्होंने क्या किया कि इस प्रकार के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें क्या किया कि 2 प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे इस ट्यूब के आसपास में लगाए और इसको बाहर डीसी से उन्होंने ऐसा कनेक्ट किया होगा, ठीक है। जब इन्होंने स्विच को ऑन किए तो क्या देखे कि ये जो रेज था ये सीधे जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही स्विच को ऑन हुआ और ये चूंकि नेगेटिव वाले से कनेक्ट होती है, पूरा का पूरा नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव वाले से कनेक्ट होती है, पूरा पूरा पॉजिटिव है, तो सब रेज जो है ये सीधा ना जा करके ये सब अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि 2 ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसका कंक्लूजन यही हुआ कि ये पूरा का पूरा रेज नेगेटिवली चार्ज होगा। तो कंक्लूजन में यही कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, हेंस दिस रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो रेज होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट यानी कि कैथोड रेज से जुड़ा हुआ है और ये कैथोड रेज ही कहला रहा है, कैथोड प्लेट से ही निकल रहा है, तो वैसे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेगेटिवली ही चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। एक चार्ज है या नहीं है इसका हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड लगा करके भी देख लेते हैं, क्योंकि अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वाला ही है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि क्या उसमें डिफ्लेक्ट होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो अगला एक्सपेरिमेंट है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के कि इस ट्यूब को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो यहां से क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है कि नहीं। ये कुछ घोड़े की नाल की जैसा होता है, ठीक है। उस प्रकार से जैसे यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ फिर से, ये कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, जैसे घोड़े का जो पैर होता है ना उस प्रकार से, और यहाँ से ये साउथ पोल नॉर्थ पोल यहाँ पे लगे रहते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार का मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और चार्ज अगर स्टेशनरी है तब तो वो कोई भी किसी प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, लेकिन जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करता है और जितना तेजी से मूव करता है तो ये अपने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलरली ये मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जैसे ही ये आपको जैसे स्विच को ऑन किए ये मूव करना स्टार्ट किया
तो मूव करने से क्या हुआ कि ये सीधा ना जा करके इसमें भी डेविएशन आपको देखा गया, सारे रेज ये डेविएट हो गया परपेंडिकुलरली। तो इसका मतलब ये था कि चार्ज पार्टिकल है, और वैसे भी यहाँ पे देखें ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो फाइनली ये कंक्लूजन पूरा निकाला गया कि अब जो रेज यहाँ से निकल रहे हैं वो मैसिव पार्टिकल्स है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स ये एक्सपीरियंस होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये दोनों को परपेंडिकुलरली मूव करता है। पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट्स ये कंक्लूड हुआ था कि वहाँ पे एक मैसिव पार्टिकल जिसके अंदर मास है, मटेरियल पार्टिकल है, वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था शैडो वाला, कास्ट शैडो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उससे ये प्रूफ हुआ था कि ये कैथोड रेज ही है जो कैथोड प्लेट से एमिट हो रहा है, और उस रेज का एनोड प्लेट से इसका नेचर और ज्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो फाइनल कंक्लूजन एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या है फाइनल कंक्लूजन? ये है जे थॉमसन फाइनली कंक्लूडेड दैट दीज कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसमें नेगेटिवली चार्ज हैं, हैविंग फाइनाइट मास, कुछ न कुछ उसका मास रहा होगा जिससे उसका मैग्नीट्यूड और पैडल व्हील को घुमाया था, एंड ही कॉल्ड देम इलेक्ट्रॉन। और इसी के साथ में ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दिए हुए थे कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम होता है और एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, इसी के साथ में उनका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया था, क्योंकि अब ये प्रूफ हो गया था कि ये जो छोटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन जिसको बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही है और वहीं पे वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। उसी से वो आप एटम से भी छोटा पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, और उसी से निकाला जा सकता है। तो इसके साथ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया था। हालांकि ये जो इलेक्ट्रॉन का नाम जो है ये कोई और साइंटिस्ट दिया था, स्टोनी नाम था उनका, और चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था तो जे थॉमसन ने उसको नेगाट्रॉन कहा था, और फाइनली इलेक्ट्रॉन का जो नाम दिया था वो स्टोनी नाम था साइंटिस्ट का, ठीक है, कोई और दिया था। लेकिन फाइनली ये हुआ, ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, और इसी के साथ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी फेल हो जाता है। अब इतना एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी लोगों का क्या काम है? केवल क्वेश्चन करना, उंगली उठाना, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो लोगों ने कहा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसमें चार्ज कितना है? भाई ये भी तो होना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, कितना चार्ज? आप कह रहे हैं कि हैविंग फाइनाइट मास, ये मैसिव पार्टिकल्स है जो पैडल व्हील को रोटेट कर दे रहा है, इसमें मास है, तो कितना मास है ये बताइए, ठीक है। तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि चार्ज कितना होगा और मास कितना होगा, इसको फाइंड कैसे किया जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत कोशिश किए कि इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, मास कितना होगा, ये इंडिविजुअली फाइंड करके बताएं कि चार्ज इसका नेगेटिवली चार्ज है तो इतना चार्ज है और इसका मास इतना है। लेकिन उन्होंने इसको फाइंड करने में सक्षम नहीं हुए, वो फाइंड नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने E/m रेशियो, E/m रेशियो कहने का मतलब है E/m रेशियो, ये चार्ज है ये मास है, इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन ये दोनों कंबाइनली किए थे बाय बैलेंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों एक साथ अप्लाई किए और दोनों को बैलेंस करके उन्होंने E/m रेशियो निकाल दिया था, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था। थोड़ा सा आर्गुमेंट का देखते हैं हम लोग, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और फाइनली इसका वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं। इंडिविजुअली E का वैल्यू कितना है, यानी कि इसको डिनोट किया इलेक्ट्रॉन को E से ही, जो चार्ज है। तो ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ये इंडिविजुअली नहीं बताए थे, लेकिन E/m रेशियो जे थॉमसन ने कैलकुलेट कर लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां से E/m रेशियो फाइंड करने के लिए कुछ इस प्रकार से सेटअप बैठाए हुए थे उन्होंने, और इधर जो है ये जो देख रहे हैं
ये आपका एक ZNS स्क्रीन लगा हुआ था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिससे चार्ज हीट करता है तो वहाँ पे स्पार्किंग होती है, वहाँ पे चमक आती है, तो ये पता चलता है। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया कि ये जो है निगेटिवली चार्ज, ये कैथोड, ठीक, और ये एनोड, और इस प्रकार का ट्यूब उन्होंने अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये रे जो जा रहा था सीधा, ये सीधे जाकर के ये पॉइंट पे हिट किया यहाँ पे। अब क्या किया कि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा करके मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किए, और फिर इन्होंने रेज को पास करा, यहाँ से स्विच को ऑन किए, तो ये जाकर के सी पे हिट किया। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ए पे और मैग्नेटिक फील्ड से सी पे जा रहा था, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस प्रकार से बैलेंस किए कि ये रेज सीधा बी पर जाके टकराए, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा, जहां पे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक फॉर्मूले के साथ में उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी इस्तेमाल किए, इस्तेमाल करने के बाद E/m रेशियो फाइनली उन्होंने कैलकुलेट किया, और ये इसका वैल्यू जो है 1.76 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम उन्होंने रेशियो बताया, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वो फाइंड करने में एबल तो हो गए थे, लेकिन इंडिविजुअली उनसे पूछा गया कि उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और मास कितना है, तो ये बता नहीं पाए थे। लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके बैलेंस करके उन्होंने E/m रेशियो कैलकुलेट कर लिया था, जो कि था 1.76 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम, ठीक है। अब इससे आगे जो है इसका चार्ज कैलकुलेट किया एक दूसरा साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था मिलिकन्स, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑयल ड्रॉप। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कंक्लूड किया, और चूंकि ई का वैल्यू कंक्लूड हो गया था, उसका वैल्यू कितना होता है ये कैलकुलेट हो गया था, और मास निकालना था हमें, चूंकि ये दोनों रेशियो मालूम है, ये वाला पता हो जाएगा तो ये नहीं पता हो जाएगा, तो ये दोनों, फिर मास भी निकला और चार्ज भी पता हो गया, ठीक है। तो अगला जो है चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है थोड़ा सा कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप क्या होते हैं, तो आज तक के क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में ये चर्चा करेंगे कि ई का वैल्यू जो है, जो कैलकुलेट किया गया बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो मिलिकन्स ने किए हुए थे, जिसको हम लोग मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, वो क्या था, कैसे किए थे, और इसका वैल्यू फाइनली किस प्रकार से आया था और कितना आया था, ये इसको निकालने के बाद फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले क्लास में करते हैं, और इसके साथ ही फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।